दोस्त, आपका मेंटोर, आपका साथी राजेश कुमार फिर से अपने सैन ट्यूटोरियल के चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले सॉल्यूशंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल रिपीट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है क्या कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ द ग्लिसरीन। अगर हम ग्लिसरीन का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया है, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3OH, C3H5OH का होल 3 सॉल्यूशन कंटेनिंग 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड 40 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन। यानी किसी भी सॉल्यूशन में 36 ग्राम वाटर है और उसी में ऐड किया गया 40 ग्राम ग्लिसरीन और उसी का हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन? हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसका मोल फ्रैक्शन? देखिए, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या सिखाते हैं, रेशियो निकालना पड़ेगा। किसका? नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट। क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट। हम लोग रेशियो निकालते हैं उसका। देखिए, अगर हम लोग के पास दिया था क्या 36 ग्राम वाटर, तो इसका नंबर ऑफ मोल पहले फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। वाटर का मोलर मास कितना है? 18, दैट इज H2O। कैंसिल करेंगे, वैल्यू कितना आ गया 2। वैसे नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लिसरीन निकालना पड़ेगा। ग्लिसरीन कितना दिया था बोलिए? 40 ग्राम। ग्लिसरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H5OH का होल 3। अब इसका मोलर मास फाइंड आउट करिए। देखिए 12 3 are 36, 36 में ऐड करते हैं 5, 36 और 5 कितना हो गया 41। 41 में हम लोग ऐड करते हैं 16 प्लस 1 17 और 17 को डिवाइड कर 2 कितना से मल्टीप्लाई करना है? 3 से, 51। ऐड करेंगे 92, मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 92। अब 40 को 92 से डिवाइड करना है, जो ऑलमोस्ट कितना है? लगभग 94, यानी 0.43। देखिए, ये नंबर ऑफ मोल किसका निकल गया? वाटर का। ये नंबर ऑफ मोल किसका निकल गया? ग्लिसरीन का। अब इसी दोनों के लिए हम लोग को मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे पहले? बोलिए, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन चाहिए। देखिए, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट को ऊपर रखना है, टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे रखना है। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? It is the ratio of the number of mole of the component to the total number of mole present in solution. यानी जिस कंपोनेंट का हमको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है उसको बैठा दो न्यूमरेटर में। रेशियो का मतलब यही है कि जिसको फाइंड आउट करना है उसको न्यूमरेटर में, टोटल को कहां रखना है? डिनोमिनेटर। टोटल यानी नंबर ऑफ मोल वाटर का भी ग्लिसरीन का 0.43 डिवाइडेड बाय 0.43 प्लस 2, यानी 0.43 बटा 2.43। देखिए, जब हम कैंसिल करेंगे लॉन्ग पे डेसिमल तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 43 को डिवाइड करिए कितना से? 2.43 से। तो 43 को डिवाइड करेंगे 2.43 से तो कितना आएगा? डिवाइड करिए। देखिए 43 डिवाइडेड बाय 243, पॉइंट बैठाएंगे 0, यानी 24 कितने बार में कैंसिल हो सकता है बोलिए? 1 बार। 243 क्या आ जाएगा? 7। ये कितना हो गया? 12, 8, ये कितना हो गया? 1, फिर 0। अब कितने बार में हम ले सकते हैं? 8 बार में, ऑलमोस्ट 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 7 बार, यानी 0.17 समथिंग आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं उसमें से आंसर मैच कौन कर रहा है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी है 0.178, बाकी तो कहीं उसके राउंड में भी नहीं। इसका 0.46, 0.40, 0.36, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? सी। तो देखिए, याद करिए कि मोल फ्रैक्शन हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे? इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट। यहां दो कंपोनेंट है, वाटर, एक ग्लिसरीन। वाटर कितना दिया? 36 ग्राम। ग्लिसरीन कितना दिया? 40 ग्राम। दोनों का पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लिए, फिर दोनों का रेशियो निकाल दिए। अपने आप हमको आंसर आ गया कितना? 0.46।
देखिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पे क्या होगा, मोलैरिटी एक्सप्रेस्ड इन, मोलैरिटी को हम किस में दिखाते हैं, तो मोलैरिटी हमेशा एक्सप्रेस करते हैं मोल पर लीटर, किसमें, मोल पर लीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट फिर हमको क्वेश्चन क्या मिलेगा, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, या कहीं मोलैरिटी या मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर क्या बताया है, 55.55 या 55.56, यानी हमको टिक कौन सा मारना है, ए। तो मोलैरिटी या मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर जब भी बोले तो कितना टिक मारना है, 55.55 या 55.6, वो कांस्टेंट। तब देखिए 4 नंबर, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस, अगर हमको मोलैरिटी को एक्सप्रेस करना है तो किस में करें, क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज मोलैरिटी, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। पहला ऑप्शन देखिए मोल पर लीटर सॉल्यूशन, ये तो है नहीं, मोल पर किलोग्राम है लेकिन किसका, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का। ये देखिए यहां दिया सी नंबर में मोल पर किलोग्राम सॉल्वेंट, यानी यही आंसर राइट होगा, तो ऑप्शन क्या लेना है, सी। यानी जब हमको बोले मोलैरिटी को एक्सप्रेस करना है, इवन यू हैव टू रिप्रेजेंट द मोलैरिटी दैट इज द मोल पर किलोग्राम इन सॉल्वेंट, यानी हमको मोलैरिटी लेना है और सॉल्वेंट के टर्म, किस टर्म में, सॉल्वेंट के टर्म। देखिए नेक्स्ट हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, द मोलैरिटी। देखिए हमको मोलैरिटी निकालना है, जबकि दिया 4 ग्राम NaOH, यानी मोलैरिटी का फार्मूला क्या था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर है तो ऊपर क्या पुट करना है, 1000। देखिए दिया क्या गिवन है, बोलिए 4 ग्राम NaOH, NaOH मतलब 40, कैसे, सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, दैट मींस 40। हमको वॉल्यूम कितना दिया है, 250 और 1000, कैंसिल कर लेते ये 4 बाद में, ये कैंसिल कर लेते हैं 10, यानी 0.4, तो आंसर कौन हो गया, बी, दैट इज 0.4। देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, नॉर्मैलिटीज निकालना है, किसका, 0.3 एंड फास्फोरस एसिड का। फास्फोरस एसिड पहले याद रखना है क्या होता है, H3PO3। व्हाट इज देयर एन फैक्टर, एन फैक्टर का मतलब होता है हाउ मेनी H+ इट कैन बी डोनेटेड। देखिए फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर ये है, एक तो ऑक्सीजन को पहले छाड़ देना है, 2 OH ग्रुप है, और यही 2 OH ग्रुप ना H+ रिलीज कर सकता है, इसका मतलब n फैक्टर कितना है इसका, तो 2, कितना, 2। तो हम बताया कि नॉर्मैलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर्स, यानी मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.3 और ये n फैक्टर कितना होगा 2, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6, यानी आंसर क्या होगा 0.6। कभी भी ब्रेन में बैठा लेना, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू व्हाट, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, ये रिलेशन था इसका, नॉर्मैलिटी बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर। व्हाट इज n फैक्टर, n फैक्टर का मतलब हाउ मेनी H+ कैन बी डोनेटेड बाय द एसिड, कौन कितना H+ को डोनेट कर सकता है। ये का 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इंक्रीजिंग द टेंपरेचर ऑफ ए सॉल्यूशन, अगर हम किसी इक्वल सॉल्यूशन का टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं तो डिक्रीज होगा क्या, मोलैरिटी, यहां लिखा है इंक्रीज, ये तो हो नहीं सकता है, यहां क्या लिखा है डिक्रीज इन द मोलैरिटी, यानी मोलैरिटी की वो फंक्शन है जो डिक्रीज होता है। क्या सीखा है कि मोलैरिटी और टेम्परेचर में सास बहू का रिश्ता है, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी हमेशा घटेगा, यानी आंसर कौन होगा, बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, देखिए मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन obtained by mixing 750 मिलीलीटर ऑफ 0.5, यानी एक सॉल्यूशन है जो 750 मिलीलीटर वॉल्यूम एंड उसका मोलैरिटी कितना दिया 0.5 m, जिसको हम मिक्स कर रहे हैं, किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, 250 मिलीलीटर ऑफ 2m। तो अगर हमको फाइनल मोलैरिटी निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे M1V1 is equal to M2V2,
या क्या था डाइल्यूशन के लिए। और अगर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम दो सॉल्यूशन को मिक्सअप कर रहे हैं तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे कि M3 इज इक्वल टू व्हाट, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब देखिए M1 कितना दिया है 0.5, B1 इसका कितना दे दिया 750 प्लस M2 कितना दे दिया 2, V2 कितना दे दिया 250, डिवाइड करना है कितना से V1 यानी 750 प्लस 250। देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको 750 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हटाएंगे 10 कट जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा 375। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे आएगा 500 डिवाइडेड बाय 1000। हम इसको लिख सकते हैं 875 डिवाइडेड बाय 1000 जो कितना आएगा 0.875। यानी हम इसको टिक मार सकते हैं सी नंबर कितना 0.875। और कभी भी मोलैरिटी अगर मिक्सिंग का हो तो यही फॉर्मूला यूज करना है M3 इज इक्वल टू M1 V1 डिवाइड प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। और ये मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन और एक डाइल्यूशन था, तो डाइल्यूशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लेना है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ना है, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय द मिक्सिंग 750 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m HCl with 250 मिलीलीटर ऑफ 2 m HCl, यानी 750 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m प्लस मिक्स करना है 250 मिलीलीटर ऑफ 2 m। ये दोनों को मिला करके एक नया सॉल्यूशन बनाना और उसका मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला लिखा है, M3 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। याद रखिए कि जब हम दो सॉल्यूशन को मिला करके और नया सॉल्यूशन बना रहे हैं और उसका मोलैरिटी निकालना होगा, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो हमेशा फॉर्मूला क्या लगाना है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू B1 प्लस V2। यानी दो सॉल्यूशन कंपोनेंट को मिलाए, थर्ड का हमको मोलैरिटी निकालना है। देखिए M1 कितना दिया हुआ है 0.5, B1 कितना दिया हुआ है 750 प्लस M2 कितना दिया हुआ है, देखिए M2 कितना दिया हुआ है 2 इंटू V2 कितना दिया हुआ है 250, डिवाइड करना है हमको किससे 750 प्लस 250 से। जब 0.5 हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10, ये 0 0 कैंसल, यानी ये आ जाएगा 375 प्लस इसको ऐड करेंगे मल्टीप्लाइड करेंगे 2 इंटू 250 जो आएगा 500 डिवाइडेड, ये दोनों को ऐड करेंगे 1000, यानी आ गया 875 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.875। देखिए यानी मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना आ गया 0.875, जो ये टिक मारना है बी नंबर। यानी जब भी कभी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन दे दे तब हमेशा फॉर्मूला क्या लगाना है, दोनों सॉल्यूशन के मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट को ऐड कर देना, यानी M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, जो क्या निकल जाएगा V3, जो कितना आंसर है 0.875। तब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूल्स पूछ रहा है किसका, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। बोला कौन बताया था कि गैस का जो सॉल्युबिलिटी है, solubility of any gas in a solution is directly proportional है किसका, प्रेशर। तो हम लोग पढ़े थे हेनरीज लॉ। क्या हेनरीज लॉ क्या था, मास ऑफ द डिसॉल्विंग गैस या solubility of gas is directly proportional to the applied pressure। जितना हम प्रेशर अप्लाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा solubility। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉलिड सोल्यूट that can be dissolved in the specified amount of a given liquid solvent does depend upon, यानी किसी भी लिक्विड कंपोनेंट में जब हम सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान रखना है।
किस पे डिपेंड करता है ये नहीं पूछ रहा है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो पहला फैक्टर कौन है, प्रेशर, यानी यही आंसर है। सॉलिड कट अनइफेक्टेड होता है किससे, प्रेशर से। क्यों, क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल ना पहले से ही क्लोजली पैक्ड है, देयरफॉर प्रेशर कैन नॉट इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या लिक्विड। हमेशा याद रखिए कि सॉलिड को डिसॉल्व करने में प्रेशर का कोई रोल नहीं, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज अनइफेक्टेड बाय द प्रेशर। बाकी सब पे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर पे भी, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग के पास क्या, वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। केएच का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, हम बताए थे दो चीजों पे, पहला सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे, दूसरा टेम्परेचर पे। क्या बताया था कि केएच का वैल्यू हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का, यानी जिस गैस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा उसका केएच का वैल्यू क्या, जो खुद डिसॉल्व कर रहा है वहां ज्यादा प्रेशर लगाने का जरूरत नहीं, जो नहीं डिसॉल्व करता है उसमें प्रेशर लगाने का। तो वैल्यू ऑफ केएच किस पे डिपेंड करेगा, देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया, ग्रेटर फॉर द गैस विल हायर सॉल्युबल, यानी जो ज्यादा घुलेगा उसका वैल्यू भी ज्यादा होगा, ये तो पॉसिबल नहीं। ग्रेटर फॉर द गैस विद द लोअर सॉल्युबल, यानी जो कम घुलेगा उसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, यही आंसर होगा। यानी जिस गैस का सॉल्युबिलिटी कम उस गैस का वैल्यू ऑफ केएच क्या होगा, ज्यादा, और जिस गैस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा उस गैस का केएच का वैल्यू क्या होगा, कम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है फिर केएच का वैल्यू। देखिए स्पेसिफाइड है कि हेनरीज लॉ में ऑब्जेक्टिव में ज्यादा क्वेश्चन केएच और सॉल्युबिलिटी से रहता है। ग्रेटर विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो हम लोग तो यही पढ़े कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे केएच का वैल्यू भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे केएच का वैल्यू भी घटेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, केएच यहां पे कैपिटल एच हुआ, केएच फॉर द वैल्यू ऑफ गैसेस, जैसे तीन गैस हम लोग के पास दिया, ये ऑर्गन है, ये टी नहीं होगा, ऑर्गन भी गैस है, CO2 भी गैस है, HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड भी गैस है, CH4 भी गैस। ऑर्गन का वैल्यू दिया हुआ है 40.9, यानी ऑर्गन के लिए केएच का वैल्यू दिया है 40.39। फिर देखिए दूसरा CO2 के लिए केएच का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.67। नेक्स्ट देखिए तीसरा फॉर्मल्डिहाइड के लिए केएच का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.83 इंटू 10 का पावर -5। फिर देखिए कौन है, CH4 यानी मीथेन, मीथेन के लिए केएच का वैल्यू कितना दिया, 0.413। हमको अरेंज करना है इस गैस को ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा कौन कम सॉल्युबल, जिसका वैल्यू सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल, और जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम सॉल्युबल। पता करिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, ऑर्गन, यानी ऑर्गन सबसे कम सॉल्युबल है। तो कम वाला ऑप्शन कौन कौन मिल रहा है, सी और डी। चलिए ठीक, सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है, फॉर्मल्डिहाइड, इसका वैल्यू देखिए सबसे कम कितना, 1.83 इंटू 10 टू द पावर -5। देखिए इसमें दोनों ऑप्शन में ज्यादा है, बचा बीच में कौन, CO2 का वैल्यू कितना है 1.67, जबकि CH4 का वैल्यू कितना है 0.413, यानी इसका वैल्यू कम है इसका वैल्यू ज्यादा, तो ये ज्यादा सॉल्युबल है ये कम। तो ऑर्डर क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा या सबसे कम सॉल्युबल कौन होगा, ऑर्गन पहले, उससे थोड़ा ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा सेकेंड में, CO2, उससे थोड़ा ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, CH4 थर्ड में, और ये 4, यानी पहले ऑर्गन, फिर उससे ज्यादा CO2, फिर CH4, फिर फॉर्मल्डिहाइड। देखिए अब ऑप्शंस मिलाइए, देखिए ऑर्गन, फिर उसके बाद CO2, फिर CH4, फिर फॉर्मल्डिहाइड, यानी डी नंबर आंसर राइट। तो ऐसे ही बनाना होगा हेनरीज। हेनरीज लॉ मतलब ऑब्जेक्टिव का मोस्ट क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी से ही रहता है। तब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कौन सा राइट नहीं बता रहा, हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट द गिवन प्रेशर हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। बोला अगर केएच का वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या गैस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, नहीं,
अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि KH जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का, किसका, सॉल्युबिलिटी का। यानी अगर KH का वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम, और अगर KH का वैल्यू कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, यानी यही आंसर होगा, नॉट करेक्ट। क्यों, ये बोल रहा है हाइयर द वैल्यू ऑफ KH एट द गिवन प्रेशर हाइयर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, नहीं, हाइयर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी वैल्यू अगर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम। सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, KH का वैल्यू से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब दोनों में 36 का आंकड़ा है, सास बहू का रिश्ता, अगर ये बढ़ेगा तो ही ये घटेगा, बाकी तब देखने का जरूरत ही नहीं है। तब देखिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, Which of the following is useful for relative concentration of solution with the vapor pressure? यानी वेपर प्रेशर के रिलेटिव कंसेंट्रेशन को कौन ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग पढ़े थे मोल फ्रैक्शन, किसमें, राउल्स लॉ में, इसमें राउल्स लॉ की पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, या रिलेटिव लॉरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू, मतलब जो आदमी पहाड़ पे रहता है उसके टिश्यू में, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम है, क्यों। अब क्या बताया थे, जैसे जैसे हम लोग सरफेस से, अर्थ के सरफेस से यानी सी लेवल से ऊपर उठते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, और ड्यू टू डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ब्लड में कम ऑक्सीजन डिजॉल्व, इसलिए हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले पर्सन को एक बीमारी था, कौन, एनॉक्सिया, कौन, एनॉक्सिया। यानी हम क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू रीजन लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे जैसे हम पहाड़ पे ऊपर चढ़ेंगे प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, कौन डिक्रीज करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, 17 नंबर, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाई P नॉट इज इक्वल टू N, एक होगा स्मॉल n डिवाइडेड बाई कैपिटल, ये किस पे डिपेंड करता है, तो आप लोग पढ़े थे ये जो है वो रॉल्स लॉ, कौन, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्या था, इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी वो कौन सा लॉ है, रॉल्स लॉ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ, यही बस सेम है, रिलेटिव लॉरिंग एंड वेपर प्रेशर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर याद करिए क्या पढ़े थे, P नॉट ए माइनस P ए डिवाइडेड बाई P नॉट ए इज इक्वल टू काई सॉल्यूट, यानी इट इज कॉल्ड RLVP, it is relative lowering in vapor pressure of solution is equal to the mole fraction of solute। कौन सा लॉ था, रॉल्स लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड कंपोनेंट, या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। रिवीजन जरूर करिए, क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार पहले बढ़िया से एकदम रिवीजन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन बनाना शुरू करिए, चेक करिए कितना बन रहा है। देखिए नेक्स्ट है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज 0.2, यानी RLVP का वैल्यू दे दिया कितना, 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो अभी तो हम लोग जस्ट पढ़े कि जो RLVP है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर वो इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इक्वल होगा 0.2, यानी टिक क्या मारना होगा, 0.2, यानी जो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर आ रहा वही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हाँ, अगर क्वेश्चन में देता कि फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या सॉल्वेंट, तब हम 1 से माइनस करते, लेकिन अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने बोल रहा है तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0.2, यानी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर, देखिए द वेपर प्रेशर ऑफ ए टू लिक्विड कंपोनेंट दिया हुआ है x और y, जिसका है 80 और 60 रेस्पेक्टिवली। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है जब 3 मोल लेना है x का और 2 मोल लेना है y का।
देखिए टोटल वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला क्या बताए थे, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। तो यहाँ ए और बी तो है नहीं, एक्स और वाई। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहला ए कंपोनेंट को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक्स से और बी कंपोनेंट को रिप्लेस करते हैं वाई से। तो हम लिख सकते हैं पी नॉट एक्स इंटू मोल फ्रैक्शन, देखिए एक्स का मोल फ्रैक्शन कितना, मोल 3, नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 3, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाई कितना दे दिया 2। अब मोल फ्रैक्शन हम क्या सिखाए थे, रेशियो, किसका रेशियो, जिस कंपोनेंट को निकालना है उसको न्यूमरेटर यानी 2, देखिए हमको निकालना है एक्स का तो 3 ऊपर, नीचे क्या होगा 2 + 3 प्लस पी नॉट वाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 + 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं कितना, देखिए पी नॉट एक्स कितना दिया है 80 इंटू 3/5 प्लस 60, सॉरी देखिए सेकेंड क्या दिया 60, सेकेंड क्या दिया 60 इंटू 2/5, देखिए ये कट जाएगा 16 बार में, ये कट जाएगा 12 बार में, यानी 48 प्लस 24 जिसको ऐड करेंगे तो आएगा 72। यानी जब हम निकालेंगे मोल, टोटल प्रेशर निकालना है तो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द और सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ऑल कंपोनेंट। यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम दो लिक्विड कंपोनेंट लिए एक्स और वाई, एक का वेपर प्रेशर कितना दिया 80, एक का वेपर प्रेशर कितना दिया 60, एक का नंबर ऑफ मोल कितना दे दिया 3, एक का नंबर ऑफ मोल कितना दे दिया 2, दोनों को मिक्सअप। तो टोटल वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने का यही एक इंपॉर्टेंट रूल है। एक्स मतलब हम क्या बोले, ए को किससे रिप्लेस कर देना है एक्स से, बी को किससे रिप्लेस कर देना है वाई। तो एक्स का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 3 डिवाइडेड बाई टोटल मोल, टोटल कितना है 3 + 2, 2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल यानी है, और पी नॉट एक्स का वैल्यू पुट कर दिए, पी नॉट वाई टोटल ऐड करके कितना आ गया 72, यानी आंसर क्या होगा सी। देखिए उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या मिलेगा, टू लिक्विड ऑफ एक्स और वाई आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एक्स एंड 3 मोल ऑफ वाई। 1 मोल हम x का मिला रहे हैं और 3 मोल y का मिला रहे हैं, तो कितना आ रहा 550। एट द सेम टेम्परेचर 1 मोल ऑफ y इज एडेड फर्दर टू दिस सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर इंक्रीज बाय 10। वेपर प्रेशर इन मिनिमम x और y का निकालना, यानी हमको वेपर प्रेशर निकालना है x और y का। देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया है, बोला नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स, केस जो दो अलग अलग केस दे दिया। पहला केस में बोल रहा है हम 3 मोल ऑफ वाई ले रहे हैं और 1 मोल ऑफ एक्स, जब हम कंपोनेंट को मिक्सअप कर रहे हैं तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना आ रहा 550, कितना 550, और उसी में हम फर्दर 1 मोल ऐड कर दिए, किसका, देखिए 1 मोल ऑफ वाई इज एडेड, वाई का हम 1 मोल ऐड किए तो वेपर प्रेशर फर्दर इंक्रीज हो गया कितना से 10 से, कितना से 10, यानी 550 से बढ़ के कितना हो गया 5। तो देखिए केस 1 में क्या दे दिया, x का कितना मोल है 1 मोल, y का कितना मोल है 3 मोल, और टोटल वेपर प्रेशर कितना दे दिया 550। अब इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं, क्या अभी जस्ट बताए थे कि टोटल हमको निकालना क्या है पीए और पीबी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ एक्स और वेपर प्रेशर ऑफ वाई। अभी हम बता दें कि टोटल प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, पी नॉट ए को हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी हम बता दें कि टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या था, पी नॉट एक्स इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस पी नॉट वाई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। अब देखिए पी नॉट एक्स तो यहां दिया हुआ है 550 इज इक्वल टू, यहां पी नॉट निकालना है हम लोग को एक्स का। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, एक्स का नंबर ऑफ मोल कितना है 1, तो nx ऊपर रखना होगा, नीचे क्या रखना होगा nx प्लस ny,
क्या रखना होगा, nx प्लस ny प्लस, फिर देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, p नॉट y, ये क्या होगा, ny डिवाइडेड बाई nx प्लस ny। इसी तरह से दो इक्वेशन तैयार होगा। पहली बार में हमको नंबर ऑफ मोल x का कितना लेना है 1, y का कितना लेना है 3, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 जो आएगा 4। देखिए फिर यहां लेना है क्या, y है तो y का कितना लेना है 3, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, यानी 550। देखिए आ जाएगा क्या, 550 p नॉट x p नॉट x इंटू 1 बाई 1 प्लस 3 प्लस p नॉट y, फिर आएगा देखिए p नॉट y के साथ हमको क्या लेना है 3, p नॉट y के साथ क्या लेना है 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। देखिए अब इसी से हम लोग आगे चलते हैं। इक्वेशन क्या मिला था हम लोग के पास, 550 इज इक्वल टू p नॉट x इंटू 1 बाई 4 प्लस p नॉट y इंटू 3 बाई 4। इसको इससे इंटू कर देते हैं, 4 से आ जाएगा 2200 इज इक्वल टू p नॉट x प्लस 3 p नॉट y। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब केस 2 लेना है। देखिए केस 2 में क्या बोला गया बताइए, इन द केस 2 अगर हम लोग के पास कंडीशंस दिया है तो क्या कंडीशन फॉलो अप दिया, बोला नंबर ऑफ मोल x रहने देना है 1, लेकिन नंबर ऑफ मोल y जो है वो 3 प्लस 1, एक मोल हम एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। जैसे एक्स्ट्रा ऐड करेंगे यहां कितना हो गया 4, टोटल प्रेशर बोल दिया 560। फिर सेम कंडीशन से सॉल्व करेंगे, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू p नॉट x इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ x, p नॉट y इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ y, जिसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू p नॉट x इंटू 1 डिवाइडेड बाई या नंबर ऑफ मोल ऑफ x डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ x प्लस y प्लस p नॉट y इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ y डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ x प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ y। यानी हम लिख सकते हैं 560 इज इक्वल टू p नॉट x इंटू 1 बाई 1 प्लस 4, फिर p नॉट y इंटू 1 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4, जो क्या आएगा 560 इज इक्वल टू p नॉट x इंटू 1 बाई 5 प्लस p नॉट y इंटू 4 बाई 5। 5 एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा 2800 इज इक्वल टू p नॉट x प्लस 4 p नॉट y। ये इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन 1 ये मिला, इक्वेशन 2। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा याद रखना है, एक बड़ा से छोटा को घटा दीजिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन जो 9 क्लास में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दो अलग अलग इक्वेशन बन गया, दो अलग अलग वेरिएबल टर्म है, p नॉट x p नॉट y, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बड़ा कौन है 2800 इज इक्वल टू p नॉट x p नॉट x प्लस 4 p नॉट y। छोटा कौन है 2200 इज इक्वल टू p नॉट x प्लस 3 p नॉट y। माइनस करेंगे, ये कैंसल, 600 आ गया, ये कैंसल हो गया p नॉट x, ये बच गया p नॉट y, यानी p नॉट, देखिए p नॉट y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है जैसे हम लोग बनाए a और b से, ऐसे दिया हुआ यहां, तो p नॉट x कैसे निकालेंगे, किसी में भी वैल्यू पुट कर देंगे, मान लो इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 600 1800, 18 को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा p नॉट x इज इक्वल टू 400। यानी आंसर हमको क्या मिल रहा है, p नॉट y 600 और p नॉट x बराबर कितना है 400। तो चलते हैं क्वेश्चन में फिर वापस। देखिए यहां दिया है एक 400, दूसरा 600, यानी हमको ऑप्शंस क्या टिक मारना होगा, बी। पहला ऑप्शन कौन है p नॉट x जो कौन आएगा 400, दूसरा कौन है p नॉट y जो कितना आएगा 600, ऐसे बनाना है।
और ये भी वही फॉर्मूला है रॉल्स लॉ, यानी रॉल्स लॉ के टर्म से हमको सॉल्व करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। इसी तरह से आप लोग सॉल्व करना होगा सबको। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि बेंजीन और टॉल्विन दो फॉर्म सॉल्यूशन बना रहा है आइडिया, जिसमें बेंजीन का वेपर प्रेशर हमको दिया हुआ है प्योर बेंजीन का कितना 75, यानी वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 75, टॉल्विन का वेपर प्रेशर दिया है कितना 22। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का वेपर प्रेशर हमको फाइंड आउट करना है कब, जब सॉल्यूशन कंटेनिंग 78 ग्राम बेंजीन एंड 46 ग्राम टॉल्विन। तो यानी देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया हुआ है कितना 75, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्विन भी दिया हुआ है कितना 22। वैसे W गिवन मास ऑफ बेंजीन दिया हुआ है 78 ग्राम, और गिवन मास ऑफ टॉल्विन भी दिया हुआ है, टॉल्विन कितना दिया है तो 46 ग्राम। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। देखिए नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन बराबर गिवन मास यानी 78, और बेंजीन का मोलर मास भी 78 है। कैसे, देखिए कार्बन कितना है 6, यानी 12 6 जा 72 और प्लस 6, तो 72 और 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 78, इसको 78 से डिवाइड करिए, कैंसिल होके 1 आ गया नंबर। वैसे सोचिए नंबर ऑफ मोल ऑफ टॉल्विन, टॉल्विन का फॉर्मूला क्या होता है C6H5CS3, यानी हम इसको लिख सकते हैं C7H8, तो 12 7 84 और प्लस 8 ऐड करेंगे यानी 92, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ टॉल्विन हमको कितना मिल रहा है 92। तो गिवन मास 46 डिवाइडेड बाय मोलर मास 92, जो कैंसिल करेंगे आ जाएगा 0.5। अब हमको सिर्फ बेंजीन का निकालना है, तो हम लोग पढ़े थे पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू टोटल प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। देखिए प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन तो दिया हुआ है 75, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन प्लस टॉल्विन, टॉल्विन का नंबर ऑफ। देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन कितना हम लोग निकाले थे अभी जस्ट 1, नीचे 1 प्लस 0.5, यानी हम इसको लिख सकते हैं 75 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.5। इसका डेसिमल हटा दीजिए 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 से कैंसिल करिए 25, यानी ये आ गया 50। आंसर कौन होगा डी, कौन डी। तो ऐसे निकालना। पहले क्वेश्चंस को ध्यान से देखने का, हमको सिर्फ एक ही कंपोनेंट का पूछ रहा है वेपर प्रेशर, किसका बेंजीन का, हमको सिर्फ बेंजीन का वेपर प्रेशर बताना है। और किसी भी वेपर प्रेशर के लिए हम क्या सिखाए थे, इट इज इक्वल टू द P0 A इंटू काई, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट मल्टीप्लाइड विद द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, जो हमको बता देगा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। तो ये था कितना नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, Which of the following is not colligative property? इसमें से कौन colligative property नहीं है। colligative 4 था, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी, वेपर प्रेशर। अब देखिए वहां पे हम लोग पढ़े थे रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, नॉट वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज नॉट colligative property, it is the property of solution, but the relative loring in vapor pressure is a colligative property, यानी ये वेपर प्रेशर क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या मिलेगा 24, वैल्यू ऑफ आई, स्मॉल आई लेना है, जिसको वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं K2SO4। तो हम बताए थे कि K2SO4 को पहले डिसोसिएट करना है, आई का वैल्यू निकालना है नंबर ऑफ डिसोसिएट आयन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टेकन आयन। तो जब हम K2SO4 को तोड़ेंगे ये पूरा एक साथ होता है, हम क्या बताए थे, इट इज इसका डिवोर्स हो रहा है। तो जो ये अंगूठी रिंग सेरेमनी एक्सचेंज किया था उसको वापस देना है, कि SO4 के नीचे जो है वो K के ऊपर, यानी K पे +1, और K के नीचे जो है वो SO4 के ऊपर, यानी SO4 पे -2। अब K कितने बार दिख रहा है 2, तो यहां लिखना है 2।
यानी हम 1 मोल कंपोनेंट लेकर के चले तो ये हमको मिला 2 मोल और ये मिला 1 मोल। यानी आई का वैल्यू प्रोडक्ट में कितना आया है 2 + 1, रिएक्टेंट में कितना है 1, यानी हमको आई का वैल्यू कितना पुट करना है 3, यानी बी नंबर। कितना? बी नंबर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग के पास क्या है, विच हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? देखिए सबका कंसंट्रेशन सेम दे दिया, तब हम बताए थे कि डेल्टा टीबी या डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेंट ऑफ फैक्टर, यानी जिस कंपोनेंट का वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका डेल्टा टीबी का वैल्यू भी क्या होगा ज्यादा, और टीबी का वैल्यू, टीबी मतलब टीबी नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए शुगर का तो नॉन पोलर है 1, यूरिया भी नॉन पोलर है 1, NaCl का कितना वैल्यू है 2। NaCl को अगर हम ब्रेक कराएंगे तो ये एक केटायन देगा और एक एनायन देगा, लेकिन इसके लिए आई का वैल्यू कितना हो गया 2। लेकिन जब हम BaCl2 को ब्रेक करा रहे हैं तो Ba पे 2+, लेकिन यह 2Cl-, यानी आई ये 1 मिला और ये कितना मिल गया 2, तो आई का वैल्यू कितना आ गया 3। कितना आ गया बच्चों 3, यानी सबसे ज्यादा आई का वैल्यू किसका है BaCl2, तो बॉइलिंग पॉइंट पे सबसे ज्यादा किसका होगा BaCl, यानी एकदम ब्रेन में बैठा लेना है कि बॉइलिंग पॉइंट उसी कंपोनेंट का ज्यादा होगा जिसका वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा है। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको निकालना है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम डिसोसिएट होते हैं तो आई का वैल्यू बताया थे ग्रेटर देन 1, ये आई है स्मॉल आई जिसको हम लोग बोलेंगे सब में, तो आई का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 1, यानी आंसर बी। जब कब डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में क्या सिखाया गया, आई का वैल्यू लेस देन 1, और 0 कब होगा, कभी नहीं। 1 कब लेना है, 1 = 1 कब, जब वो नॉन पोलर कंपोनेंट होगा। नॉन पोलर मतलब ना वो डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, विच मिक्सचर गिव द पॉजिटिव डेविएशन। देखिए पॉजिटिव डेविएशन होने के लिए हम बताए थे एक शर्त याद रखिए, डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड। अगर किसी कंपोनेंट को हम मिला रहे हैं और बॉन्ड अगर डिसोसिएट हो रहा है, दैट इज गिव द पॉजिटिव डेविएशन। कैसे पता चलेगा, एक का पोलैरिटी कम होना चाहिए, दूसरे का पोलैरिटी ज्यादा होना चाहिए। जैसे देखिए HCl और H2O को मिलाते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में मिलाते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, HNO3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वाटर और इथेनॉल इट गिव द पॉजिटिव डेविएशन। देखिए वाटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है अल्कोहल से, ऐसे मतलब वाटर का मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा है और अल्कोहल गया बेचारा मिलने के लिए, कैसे मिलेगा, ये लोग दोनों आपस में बिजी है। जैसे 2 लेडीज है, पहले से एकदम गपिया रहा है, अब तीसरा लेडीज आ गया, अब इसको वैल्यू ही नहीं दे रहा है, तो सब तब तीसरा लेडीज क्या सोचते हैं कि सबसे पहले इस दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करा रहा है, और अगर ब्रेकअप हो गया तो इसका स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गया, और अगर स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गया तो वेपर प्रेशर अपने आप बढ़ गया, दैट गिव पॉजिटिव डेविएशन। यानी अगर एक कंपोनेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और दूसरे कंपोनेंट का कम, तो वो सोल्यूशन हमेशा क्या फॉर्म करता है, पॉजिटिव डेविएशन। क्या कैसे पहचानेंगे, एक नॉन पोलर एक पोलर, या एक का पोलैरिटी लेस देन और एक का पोलैरिटी मोर, दैट द कंडीशन फॉर द पॉजिटिव डेविएशन। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 28, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का खासियत क्या है, एजियोट्रॉपिक का तो डेफिनेशन ही कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, एक ऐसा मिक्सचर दैट डू नॉट ओबे द रॉल्स लॉ बट देयर बॉइलिंग पॉइंट इज कांस्टेंट एट द कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मॉलिक्यूल हैव द हाई वेपर प्रेशर। कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका वेपर प्रेशर हाई हो, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम। अब बताए थे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। वाटर का तो बहुत ज्यादा, एसिटिक एसिड का ज्यादा है, इथेनॉल का भी है, पेट्रोल। क्यों, क्योंकि पेट्रोल इज ए नॉन पोलर कंपोनेंट और नॉन पोलर के बीच सबसे कम फोर्स अप्लाइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स। क्या, डिस्पर्सन फोर्स। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस कब होता है। देखिए जब हम
ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर गलती से भी अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, यानी जो प्रेशर हम बाहर से लगा रहे हैं वो ग्रेटर होना चाहिए, और जैसे बाहर से दो लड़का आ रहा है, हम जोर से धक्का दें, अगर उससे ज्यादा ताकत लगाएंगे तो वो बाहर फेंका देगा। तो यानी अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर देन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो इसका डायरेक्शन सब चेंज हो जाएगा ऐसा, यानी ये उसी को कंडीशन को नाम देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको आरओ बोलते हैं। क्या? आरओ। तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन पे होगा, व्हेन अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, विच मेथड हेल्प टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। व्हाट इज मैक्रोमॉलिक्यूल? जिसका मास बहुत ज्यादा है, जैसे पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आर द मैक्रोमॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटरैक्ट है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का पहला यूज ही यही है कि हेल्प टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास। उसमें भी एकदम स्पेशली याद रखना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मैक्रोमॉलिक्यूल का भी मास निकाल सकता है। मैक्रोमॉलिक्यूल मतलब जैसे प्रोटीन, जैसे पॉलीमर। अभी हम लोग बायो कार्बोहाइड्रेट देख रहे हैं, प्रोटीन देख रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड देख रहे हैं। दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच टुगेदर, और ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट? मैक्रोमॉलिक्यूल। उस सब का मॉलिक्यूलर मास कौन निकाल सकता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? 32। विच ऑफ देम स्मॉल आई? आई का वैल्यू ग्रेटर कब होगा? जब वो डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन कब होता है? पोलर कंपोनेंट में, यानी NaCl में और CH3COOH में। दो आंसर राइट हो। देखो NaCl को भी पानी में डालते हैं तो ब्रेक कर जाता है Na+Cl-, या तो यहां पे नॉन पोलर सॉल्वेंट होता तो ये नहीं होता, लेकिन अगर एक्वस होगा तो ये भी ब्रेक कर जाता है। एसिड है CH3COO- और H+। तो ये था 32। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास? 33। रिवर्स ऑस्मोसिस कब पॉसिबल है? जब हम क्या सिखाए थे? अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर होना चाहिए किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर। When the applied pressure is greater than osmotic pressure, then the reverse osmosis is possible. नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 34 में। ऑन डिसॉल्विंग द सॉल्यूट इन लिक्विड, अगर हम किसी लिक्विड में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा? देखिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज, और डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑलवेज रिक्वायर्ड द मोर एनर्जी टू बॉयल। ज्यादा एनर्जी चाहिए बॉयल होने की। तब देखिए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन 35 क्या है? हमको वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है आई, किसका? CaCl2 का। फिर कैल्शियम क्लोराइड जैसी पानी में डालेंगे ब्रेकअप होगा Ca2+ Cl- या 2। देखिए इसके आगे 1, इसके आगे 2, यानी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 + 2 / 1 दैट इज 3 / 1, क्योंकि लिए तो एक ही मोल है। What is the I? I is the Vent of factor, number of mole of the product ion divided by the number of mole of the taken electrolyte. बना कितना? कैल्शियम का 1, क्लोरीन का 2, तो टोटल मिलाकर वैल्यू कितना हो गया? 3। तो आई का वैल्यू कितना टिक मारना है? 3। देखिए सॉल्यूशन का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, इसी तरह हर चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, सब्जेक्टिव, असर्शन, रीजन सब करें। अब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको पता चले। और हो सकता है एक साइड से इधर से फिजिकल करा दे, एक साइड से उधर से ऑर्गेनिक, दोनों का रिवीजन हम एक साथ, ताकि वो आपके लिए आसान रहेगा मेंटल प्रिपरेशन करने, ताकि एग्जाम के टाइम में ज्यादा हजार्डनेस नहीं हो, कैसे हो जाएगा कैसे हो जाएगा, दोनों प्रिपरेशन रहे। इसलिए आप कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू।